हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज़ अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो मोशन जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड मोशन। ठीक है, पर उसको हम जो है वो डिटेल में समझेंगे। तो हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, कुछ रेस्ट में होते हैं, कुछ मोशन में होते हैं। रेस्ट में कैसे होते हैं? मान लीजिए हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे कमरे की दीवारें हैं वो रेस्ट में है। क्योंकि क्यों रेस्ट में है? क्योंकि वो वहीं खड़ी हैं। हम रात को सोते हैं तो वो वहीं खड़ी होती हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो वो वहीं खड़ी होती हैं, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हैं टाइम के साथ। ठीक है, पर और जैसे कितने मोशंस हैं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करती है, ब्लड जो है हमारी बॉडी में आर्टरीज और ब्रेन्स के थ्रू मूव कर रहा है। एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के, ये क्या करते हैं? हर वक्त क्या है? मोशन में है। जैसे प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, ये दीज आर ऑल इन मोशन। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं रेस्ट में होती हैं, मोशन में होती हैं। पर कुछ चीज़ें जो है हम डायरेक्टली देख पाते हैं कि वो क्या है, मोशन में है। पर कुछ चीज़ें जो है हम उनको जो है डायरेक्टली नहीं बता पाते, या डायरेक्टली हम उसको इन्फेर नहीं कर पाते कि वो मोशन में है। जैसे कि हवा चलती है, हवा चल रही है तो हम जो है विंड को तो हम नहीं देख सकते, हमें कैसे पता चल रहा है कि हवा चल रही है? तो जब हवा चलती है तो ट्रीज जो है उनके पत्ते हिलेंगे, ठीक है, या फिर डस्ट उड़ेगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, हवा जो है वो चल रही है। तो इसका मतलब कि जो मोशन है, मोशन क्या है? मोशन है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, कि अगर कोई कार जो है वो रोड के ऊपर चल रही है, ये कार है कोई, ठीक है, ये रोड के ऊपर चल रही है, ठीक है, यहाँ पे एक टेम्पल है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए कि 9 बजे, सुबह के 9 बजे कार यहाँ पे है और 9:10 पे कार यहाँ पे है। ठीक है, 9:10 के कार यहाँ पे। इसका मतलब कि टाइम के साथ 10 मिनट के बाद कार ने अपनी पोजीशन चेंज की। पहले टेम्पल के वो राइट साइड में थी, फिर वो टेम्पल के लेफ्ट साइड में है। तो इसको जो है मोशन कहा जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोशन। ठीक है, अब जैसे आपने देखा हो सनराइज होता है, सनसेट होता है, ठीक है, या फिर सीजन चेंज होते हैं, विंटर्स आता है, समर्स आता है, ऑटम आता है, रेनी सीजन आता है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये होता है अर्थ की वजह से। क्योंकि सन तो स्टिल है, सन तो एक ही जगह खड़ा है, पर अर्थ जो है वो क्या कर रही है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो सन तो एक तो अर्थ के अराउंड अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। तो अर्थ जो है मोशन में है। इसी की वजह से जो है सनसेट होता है या सनराइज होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाती हैं। पर हम भी अर्थ के ऊपर हैं, हम जो है डायरेक्टली जो है परसीव क्यों नहीं कर पाते कि अर्थ जो है मूव कर रही है? हमें कैसे पता चल रहा है कि अर्थ घूम रही है सन के अराउंड? जैसे सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों की वजह से पता चल रहा है। हमें डायरेक्टली क्यों नहीं पता चल पाता? क्योंकि अर्थ जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है मूव कर रही है, और हम भी उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर हैं। कांस्टेंट स्पीड क्या है, इसके बारे में डिटेल है हम आगे पढ़ेंगे, पर हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें कि मान लीजिए अर्थ जो है वो 10 सेकंड में 100 किलोमीटर जो है डिस्टेंस वो मूव कर रही है। 10 सेकंड में वो 100 किलोमीटर, तो वो अगले 10 सेकंड में भी उतनी ही डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर 10 सेकंड में जितनी डिस्टेंस उसने कवर की, अगले 10 सेकंड में भी उतनी ही होगी, उससे अगले 10 सेकंड में भी उतनी ही होगी। इंटरवल जो है वो सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। तो अर्थ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, हम भी अर्थ के साथ उतनी ही कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। दैट इज वाई हमें डायरेक्टली ये पता नहीं चल पाता कि अर्थ जो है वो मोशन में है। तो इसका मतलब हमें अर्थ का मोशन कैसे पता चल रहा है? रिलेटिव टू समथिंग एल्स। मतलब सन के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है, मून के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि अर्थ जो है मूव कर रही है। सन जो है वो तो एक ही जगह पे है, पर हमें लगता है कि सन चल रहा है, कि सनराइज हुआ तो सन निकल के आया, सनसेट हुआ तो सन चला गया। ठीक है, मून भी इसी तरह से हमें लगता है कि अपनी पोजीशंस चेंज कर रहा है। ठीक है, पर ये सब क्या है? मून तो ठीक है, मून तो मोशन में है, पर सन जो है वो तो अपनी जगह पे है, पर अर्थ मूव कर रही है, उसकी वजह से हमें सन की पोजीशन जो है वो हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो मोशन में है। इसीलिए जब हम डिस्कस करते हैं तो हम लेते हैं रिलेटिव टू समथिंग एल्स, कि हम उसको किसी और चीज़ के साथ जो है कंपेयर कर रहे हैं। अगर स्पेस में कुछ होता ही नहीं, अकेले अर्थ होती, बाकी खाली होता, तो क्या हमें कभी पता चल पाता कि अर्थ मूव कर रही है? नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ होगी ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो हमें अर्थ का मोशन कैसे पता चलता? क्योंकि डायरेक्टली तो हमें उसका मोशन पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए रिलेटिव टू समथिंग एल्स होना बहुत ज़रूरी है, कि हम कंपेयर कर रहे हैं उसको, उसकी वजह से हमें पता चल रहा है मोशन के बारे में। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ गया
मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो मेरे लिए मोशन में मोशन में है, हो सकता है कि वो आपके लिए किस में हो, रेस्ट में हो। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है। ओके, मान लीजिए कि कोई बस जो है वो उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और बस जो है वो सड़क से जा रही है, रोड से जा रही है, ठीक है। तो जो पैसेंजर्स सड़क में बैठे हुए हैं उनको लगेगा कि जो रोड साइड ट्रीज हैं वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, हालांकि ट्रीज तो मूव नहीं कर रहे, वो तो एक ही जगह खड़े हैं। पर जो आदमी सड़क के किनारे खड़ा होगा उसके लिए तो ट्रीज उसी जगह पे हैं, पर उसको लगेगा कि बस के साथ साथ जो पैसेंजर्स हैं वो भी मोशन में है। हालांकि जो पैसेंजर बस में बैठे हुए हैं, अगर वो एक दूसरे को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम सारे तो रेस्ट में हैं, पर उनको लग रहा है ट्रीज मूव कर रहे हैं। पर जो सड़क के किनारे खड़ा है उसको पता है ट्रीज उसी जगह खड़े हैं, पर उसको लग रहा है कि पैसेंजर जो बस में बैठे हैं वो मूव कर रहे हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? फिर से वही बात आ गई, इट मेंट रिलेटिव टू समथिंग एल्स, कि किसी और चीज के कंपैरिजन में उसको लग रहा है कि वो चीज क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो मोशन जो है, मोस्ट ऑफ द मोशन जो है वो कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। कुछ मोशंस ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं। कुछ जो है वो सर्कुलर हो गए, कुछ वाइब्रेट करते हैं, कुछ रोटेट करते हैं, बहुत सारे मोशंस होते हैं, और कुछ जो है कॉम्बिनेशन होते हैं इन सारे मोशन का, ठीक है। पर हम जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, हम करेंगे जो है स्ट्रेट लाइन मोशन, और उसको हम आगे जाके इक्वेशंस और ग्राफ्स के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। तो मोशन जो है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं कि क्लास में जो वॉल्स होती हैं आपके क्लासरूम की, क्या वो रेस्ट में होती हैं या मोशन में? ऑब्वियसली रेस्ट में होती हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट, कि कोई ट्रेन जो है वो ट्रैक पे खड़ी है रेलवे स्टेशन पे और वो रेस्ट पे है, पर हमें लगेगा कि वो मूव कर रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए हमारी ट्रेन ट्रैक पे खड़ी है और हमारा जो बगल वाला ट्रैक है उसके ऊपर कोई ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, वो मोशन में है, तो हमें लगेगा कि जो हमारी ट्रेन है वो मूव कर रही है। यहाँ पे भी सेम वही चीज आ गई, रिलेटिव टू समथिंग एल्स, ओके। इसीलिए जो रेस्ट में है ट्रेन, हमें लगेगा कि वो भी क्या है, मोशन में, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक एंड एक्ट, कि हमें पता है कि जो मोशंस हैं, कुछ मोशंस जो हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं, कंट्रोलेबल, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ मोशंस होते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि फ्लड आता है किसी रिवर में, क्या उनको कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अर्थक्वेक्स हैं या फिर सुनामी है, ये सारे क्या हैं, मोशन ही है, ठीक है, पर इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ये बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, और होते भी हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है, जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो भी तो मोशन ही है। जब पानी को गिराया जाता है, टरबाइन घूमते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पर उससे तो हमें फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो मोशंस कुछ कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ अनकंट्रोल्ड होते हैं, और इसी तरह से वो फ़ायदे या नुकसान जो है उनके अलग अलग होते हैं। आगे है डिस्क्राइबिंग मोशन। अगर हम मोशन को डिस्क्राइब करें, ठीक है, मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हमें जो है, हमें पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। कैसे? कि मान लीजिए आपने किसी को बताना है कि मेरा स्कूल जो है उसकी लोकेशन कहाँ जैसे है, तो आप उसको बता रहे हो कि जो रेलवे स्टेशन है उससे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे 2 किलोमीटर, तो क्या आएगा, मेरा जो है वो स्कूल आएगा, ठीक है। अगर आप रेलवे स्टेशन को मेंशन नहीं करते हो तो आप कैसे बताओगे कि मेरा स्कूल जो है कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब रेलवे स्टेशन क्या है, वो एक रेफरेंस पॉइंट है, वो एक ओरिजिन है, ठीक है, कि अगर कोई रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया तो उसको पता है कि ये नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर जाना है, तो स्कूल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। पर अगर हम रेफरेंस पॉइंट को मेंशन ही नहीं करेंगे तो वो स्कूल तक कैसे पहुंचेगा? तो इसीलिए रेफरेंस पॉइंट को है मेंशन करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें किसी की पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हमें बतानी है, ठीक है, जैसे हमने कार का शुरू में डिस्कस किया था, ठीक है, कार जो है यहाँ पे एक ट्री के पास है, ठीक है, और यहाँ पे एक टेम्पल है, ठीक है, कार फिर उसके बाद यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है, कार जो है, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, कार जो है अब टेम्पल के पास पहुँच गई, तो आप कैसे बताओगे कि कार टेम्पल के पास पहुँची, तो पहले कहाँ थी? आप बोलोगे कि 9 बजे कार जो है वो ट्री के पास थी और 9:10 पे वो टेम्पल के पास है। इसका मतलब कार जो ट्री और टेम्पल है, ये क्या है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है। ट्री क्या है, रेफरेंस पॉइंट, मतलब कार ने 10 मिनट में अपनी पोजीशन जो है वो किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज की है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो वो पोजीशन किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो भी हमें बताना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। आगे आता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
तो मोशन को समझने के लिए यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है ओ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। ओ यहाँ पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हमें बताना है कि एक्चुअल में कहाँ से जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है। कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई कार ही है, ठीक है, वो ओ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है और ए तक जा रही है, मतलब ओ से लेके ए तक जो है वो कोई कार जो है वो गई, ठीक है। ओ रेफरेंस पॉइंट है, ए यहाँ पे एक्चुअल में ए अगर ए तक गई तो मतलब मान लीजिए ए जो है वो फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 60 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है कार जो है वापस जो है बी तक आती है, ठीक है, क्योंकि ओ जो है उस सी और बी से होते हुए ए तक गई। सी मान लीजिए कोई ट्री है या फिर कोई टेम्पल है, ये भी सारे रेफरेंस पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। तो वो बी तक वापस आती है, तो उसके बाद कितनी डिस्टेंस होगी, मतलब 60 किलोमीटर यहाँ थी, उसके बाद वो फिर वापस आई तो कितनी हो गई यहाँ पे 25, 5 का डिफरेंस है ना, 5 + 10 + 15 20 25, तो मतलब 25 और की, तो 60 + 25 कितना हो गया, मतलब 85 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कार ने अभी तक जो है वो कवर कर ली। उसके बाद वो फिर से सी तक आती है, सी तक आया मतलब 10 किलोमीटर फिर से हो गया, तो 85 + 10 कितना हो गया, 95 किलोमीटर, मतलब कार ने जो है अभी तक जो है वो 95 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर ली है। तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस पता चल गया कि ओ जो कार जो है ओ से चलते हुए ए तक गई और ए से वापस आते हुए बी तक और बी से फिर सी तक यहाँ तक आई, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 95 किलोमीटर, ठीक है। पर जो कार है वो रेफरेंस पॉइंट से, ये है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और ये है हमारे पास कार, पर कार जो है उतने उसने जो है कितनी पोजीशन चेंज की, ठीक है, डिस्प्लेस कितनी हुई, ठीक है। मान लीजिए कि इसको और थोड़ा सा सिंपल करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका घर है और ये है रेलवे स्टेशन, ठीक है। आपको जो है रेलवे स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन से घर से रेलवे स्टेशन की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है और डायरेक्ट जो है सीधा स्ट्रेट लाइन रास्ता है। आप घर से निकलते हैं, आगे जो है आपको ट्रैफिक मिलता है, तो आप जो है कोई और रास्ता लेते हुए, ठीक है, आगे पीछे चलते हुए जो है बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करके, मान लीजिए 5 किलोमीटर कवर करके जो है वो आप रेलवे स्टेशन तक पहुँचते हैं। तो आप बोलोगे आज तो बहुत ज़्यादा हमने लंबा सफ़र तय किया, हमें ट्रैफिक मिला, तो हम जो है लेट हो गए और हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर की। तो ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड है कि हमने इतनी डिस्टेंस जो है वो कवर की। पर एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो घर में अगर मान लो आपके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, ठीक है, वो उनको नहीं पता है कि आप इस तरह से घूम घूम के गए, उनके लिए तो जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, सॉरी, जो डिस्टेंस कवर होनी चाहिए वो 2 किलोमीटर है, पर आपने कितनी कवर की, 5 किलोमीटर, बट बल्कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जब हम कार को डिस्कस कर रहे थे कि कार ने जो है इतने थ्रू ओ से जाते हुए बी और फिर वापस सी तक आई, तो कार ने कितना डिस्प्लेस किया, मतलब कार जो है वो ओ से लेके सिर्फ ई तक जो है उसकी पोजीशन, सी तक जो है उसकी पोजीशन चेंज हुई, ये हम भूल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी, 25 किलोमीटर। अब शायद आप बात को समझ रहे हैं कि जितनी वो डिस्प्लेस हुई दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से वो कार जो है फाइनल यहाँ तक आई, तो इसका मतलब वो सिर्फ 25 किलोमीटर ही डिस्प्लेस हुई, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पर उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, ए तक गई, फिर बी तक गई, फिर सी तक गई, तो इसका मतलब उसने 95 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर की। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी जितनी भी उसकी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इनिशियल पॉइंट से उसने जो कार है वो कितना डिस्प्लेस हुई इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, कि कार यहाँ पे आके खड़ी हुई है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 25 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट नहीं देख रहे हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कि मान लीजिए कार जो है वो ओ से सी तक जाती है, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 25 किलोमीटर, ठीक है। और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी यही है, 25 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी यही है और डिस्टेंस भी यही है, ठीक है। पर अगर कार जो है वो ओ से चलते हुए ए तक गई, ए से फिर बी तक, बी से फिर सी तक और सी से फिर से ओ तक आ गई, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 60 यहाँ तक, और ये है 60 और ये 60, मतलब 120 किलोमीटर उसने डिस्टेंस जो है वो कवर की। पर कार फिर वहीं आके खड़ी होगी, डिस्प्लेस तो हुई नहीं, जहाँ से गई थी वहीं आके खड़ी होगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है,
डिस्प्लेसमेंट है 0, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकती है। डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको तो डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था, आई होप ये जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू आपको जो है समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। आगे है एक एक्टिविटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हम देखते हैं, कहते हैं कि आप एक रोप लीजिए, रस्सी लीजिए, और उसके बाद जो बास्केटबॉल कोर्ट होता है ना, जहाँ पे बास्केटबॉल खेला जाता है, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमें क्या करना है, इसको मेज़र करना है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से वो कितना है, 8 मीटर है, और इस तरह से जो है वो 6 मीटर है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप एक रस्सी लीजिए, यहाँ पे खड़े हो जाओ और रस्सी लेके यहाँ तक जाओ, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ तक चले जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस कवर की, 8 मीटर प्लस 6 मीटर, कितना हो गया, 14 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, तो क्या ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं। शॉर्टेज डिस्टेंस तो ये है इसके बीच की, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो जब हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो h इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर द रूट। आपको हमें क्या, हमने देखा ना अभी कि यहाँ पे क्या था कि ये बास्केटबॉल का, ठीक है, बास्केटबॉल का कोर्ट था, हम एक रोप लेके यहाँ से गए, फिर यहाँ तक के, इधर था 8 मीटर, इधर था 6 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 8 प्लस 6 14 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेज डिस्टेंस, दिस इज नॉट द शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस ये है कि ये जो लड़का रोप लेके यहाँ से यहाँ तक गया, दैट इज डिस्टेंस, पर वो यहाँ पे पहुँचा है, तो इसका मतलब ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो तब हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, और उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्या था हमारे पास, बेस क्या है 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 6 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। h इज इक्वल टू दिस, और क्या आंसर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 100 का रूट क्या आ जाएगा 10। तो ये आंसर आएगा। इसका मतलब जो शॉर्टेज डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 14 मीटर। आई होप ये जो एग्जाम